by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुल 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो में सत्ता बदल रही है। नेटो के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल येन्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल अक्टूबर में पूरा हो रहा है। उससे पहले नए मुखिया के नाम पर मंथन चल रहा है। नेटो में हर एक देश के पास वीटो का अधिकार है, यानी अगर कोई भी सदस्य देश किसी प्रस्ताव से खुश नहीं है तो वो पास नहीं हो सकता, जैसे अभी हो रहा है। अगले नेटो चीफ के लिए मार्क रूटा का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। रूटा 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। 2023 के आम चुनाव से पहले उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। हालांकि चुनाव के बाद नई सरकार का गठन अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए रूटा पद पर बने हुए हैं। नई सरकार बनते ही वो कुर्सी छोड़ देंगे। खैर, रूटा ने नीदरलैंड की राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद नेटो चीफ के लिए दावेदारी पेश की थी। अधिकतर देश उनके नाम को लेकर सहज थे, मगर हंगरी ने आपत्ति जता दी। उसकी हामी के बिना रूटा का नेटो चीफ बनना नामुमकिन था। फिर उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी, वादा करना पड़ा कि कुर्सी पर बैठने के बाद वो हंगरी पर यूक्रेन की मदद का दबाव नहीं बनाएंगे। चिट्ठी मिलने के बाद हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने रूटा के समर्थन का वादा किया। हंगरी के अलावा स्लोवाकिया ने भी हामी भर दी है। बाकी किसी और देश ने विरोध नहीं किया था, इसलिए रूटा का नेटो चीफ बनना लगभग तय है। तो आज हम जानेंगे नेटो चीफ का पद कितना ताकतवर है, हंगरी मार्क रूटा का विरोध क्यों कर रहा था, नेटो के सामने आगे क्या क्या चुनौतियां हैं और नेटो का इतिहास भी बताएंगे ब्रीफ में। पर पहले परिचय। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात नेटो की। पहले बेसिक समझ लेते हैं। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। इसके कुल सदस्य हैं 32। किस देश ने कब नेटो ज्वाइन किया? 1949 में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका ने। 1952 में ग्रीस और तुर्की ने। 1982 में स्पेन ने। 1990 में जर्मनी ने। 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड ने। 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया ने। 2009 अल्बानिया और क्रोएशिया ने। 2017 में मॉन्टेग्रीनो और 2020 में साउथ मैसेडोनिया। 2023 में फिनलैंड और 2024 में स्वीडन ने। नेटो एक साझा सैन्य संगठन है। किसी एक सदस्य देश पर हमला समूचे संगठन पर हमला माना जाता है, इसलिए उसकी रक्षा में सभी सदस्यों को अपनी सेना उतारनी पड़ेगी। ये नेटो के आर्टिकल 5 में दर्ज है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद। नेटो के पास खुद की अपनी सेना नहीं है। संकट के समय सभी देशों की सेना मिलकर लड़ सकती है। नेटो के सदस्य देशों की आर्मी में कुल मिलाकर 35 लाख सैनिक हैं। इससे आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। नेटो के सदस्य देशों की सेना समय समय पर युद्ध अभ्यास भी करती रहती है। नेटो को फंडिंग कहाँ से मिलती है? चूंकि नेटो की कोई भी आर्मी नहीं है, इसलिए नियम है कि सभी सदस्य देश अपनी GDP का 2% हिस्सा अपने रक्षा बजट पर खर्च करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अमेरिका इसमें अपनी GDP का 3.5% खर्च करता है और कई देश 2% भी खर्च नहीं करते। इसी वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से निकलने की धमकी दी थी। अब सवाल यह है कि नेटो का रूस से पंगा कब शुरू हुआ? जवाब है साल 2014 में, जब रूस ने क्रीमिया पर अवैध कब्जा कर लिया। नेटो ने इसका विरोध किया था। उस समय नेटो ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था, मगर उसने अपने सहयोगी देशों में सेना जरूर उतार दी। रूस का कहना है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, उससे उसको खतरा है। इसके अलावा रूस का कहना है कि 1997 के बाद जो भी देश नेटो के मेंबर बने हैं उन्हें नेटो से निकाला जाए और ये गारंटी मिले कि वो आगे किसी भी देश को नेटो में शामिल नहीं करेगा। अमेरिका ने इससे इनकार किया, कहा कि यूक्रेन एक संप्रभु देश है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। नेटो के दरवाजे यूक्रेन के लिए हमेशा खुले रहेंगे। अब सवाल यह है कि रूस को यूक्रेन की सदस्यता से क्या दिक्कत है?
यूक्रेन नेटो का सदस्य तो नहीं है, लेकिन उसका साझेदार जरूर है। अगर यूक्रेन को सदस्यता मिलती तो रूस की 2/3 से अधिक पश्चिमी सीमा सीधे नेटो की पहुंच में आ जाएगी। नेटो युद्ध में कैसे यूक्रेन की मदद कर रहा है? नेटो ने अपनी तरफ से कोई हथियार नहीं भेजे हैं, लेकिन उसके सदस्य देश यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मदद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और तुर्की ने एंटी टैंक वेपन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी गन, टैंक्स और मिलिट्री ड्रोन यूक्रेन को दिए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने तो यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें भी दी हैं। ये तो हुआ नेटो का बेसिक। अब हालिया मुद्दे पर आते हैं। ये मामला है नेटो के नए मुखिया के चुनाव का। जैसा हमने आपको पहले बताया, अभी नेटो के सेक्रेटरी जनरल येन्स स्टोल्टेनबर्ग है। नेटो में आने से पहले वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। येन्स के कार्यकाल में क्या क्या हुआ? नंबर 1, नेटो में 4 नए देशों को सदस्यता मिली। 2017 में मॉन्टेग्रीनो, 2020 में साउथ मैसेडोनिया, 2023 में फिनलैंड को और 2024 में स्वीडन को। दूसरा काम हुआ रक्षा बजट में बढ़ोतरी। जैसा कि हमने पहले बताया, नेटो के हर सदस्य को अपनी जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा फौज पर खर्च करना जरूरी है। 5 बरस पहले तक 10 देश भी ये टारगेट पूरा नहीं कर रहे थे। स्टोल्टेनबर्ग के दौर में ये संख्या बढ़ी है। उन्होंने 2024 में टारगेट रखा कि कम से कम 20 सदस्य देश 2% की लिमिट को पार करें। अब मार्क रूटा के बारे में जान लेते हैं, जो नेटो के नए मुखिया हो सकते हैं। रूटा का जन्म हेग में हुआ। उन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई की। शुरुआत में पियानो बजाने का शौक था, उसी को पेशा बनाना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं, तो इतिहास में मास्टर्स किया। फिर राजनीति में जाने का मन बनाया। शुरुआत यूथ ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी नामक संगठन से हुई। 3 बरस तक इसके प्रेसिडेंट रहे। रूटा 2003 में पहली बार सांसद चुने गए। 2010 में वो प्रधानमंत्री बन गए। तब से अब तक वो सत्ता में बने हुए हैं। रूटा रूस और पुतिन के कट्टर विरोधी रहे हैं। और इस दुश्मनी की वजह क्या है? आइए समझते हैं। 17 जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का प्लेन MH17 पूर्वी यूक्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्लेन में 80 बच्चों समेत 283 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 196 नीदरलैंड के नागरिक थे। नीदरलैंड ने इसकी जांच करवाई। उसने हादसे का आरोप रूस पर लगाया। रूस ने इससे इनकार किया, लेकिन तब से नीदरलैंड और रूस के बीच खटास बढ़ गई। अब जब उनके नेटो चीफ बनने की चर्चा हो रही है, तो इस घटना को खूब याद किया जा रहा है। वैसे उन्होंने अपने आप को इस जिम्मेदारी के लिए साबित भी किया है। कैसे? 2 उदाहरणों से समझिए। नंबर 1, उन्होंने नीदरलैंड की जीडीपी का 2% से ज्यादा हिस्सा डिफेंस बजट पर खर्च किया, जो नेटो मेंबर्स के लिए लाजमी होता है। नीदरलैंड ने यह मुकाम पहली बार रूटा की लीडरशिप में ही हासिल किया। और कारण नंबर 2, उन्होंने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू जेट, तोपखाने, ड्रोन और गोला बारूद भेजा। ऐसे दौर में जब दूसरे यूरोपीय देश यूक्रेन को मदद देने से हिचक रहे हैं। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से पूछा, नेटो चीफ का पद कितना ताकतवर और कितना जिम्मेदारी से भरा होता है, और अगले नेटो चीफ को विरासत में क्या मिलने वाला है। अभी तक जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं येन्स स्टोल्टनबर्ग जो है वो मूलतः नॉर्वे ओस्लो के रहने वाले हैं। और जो सेक्रेटरी जनरल का पद होता है वो इस अलायंस का, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पे। जो प्रोसेस होता है कंसल्टेशन का और डिसीजन मेकिंग का अलायंस के अंदर, और ये उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी देखने का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि जो पद होता है या जो लेवल होता है, वो सेक्रेटरी जनरल का होता है और ये उसके फंक्शंस होते हैं। तो जो नेटो के अब जो नए सेक्रेटरी जनरल बनने हैं, क्योंकि येन्स स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उसमें 2 प्रमुख दावेदारों का नाम आ रहा था। एक तो जो डच आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुटे, और दूसरी जो एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है काया कलास। और काया कलास भी एक यूरोपियन, अगर सिक्योरिटी आप मानचित्र पे देखेंगे तो मतलब शी इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ हॉक। हालांकि अब जो ऐसा लगता है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि मार्क रुटे के नाम के ऊपर बहुत सारे देशों का सपोर्ट मिलता चला जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल है वो मार्क रुटे ही बनने वाले हैं। हंगरी ने नेटो चीफ के तौर पर मार्क रूटा की उम्मीदवारी का विरोध किया था। अब उसने आपत्ति हटा ली है, मगर मार्क को यह लिखकर देना पड़ा कि सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद वो हंगरी को यूक्रेन में मदद भेजने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे।
इससे पहले हंगरी ने स्वीडन की सदस्यता में अड़ंगा लगाया था, हालांकि वो बाद में मान गया। हंगरी अक्सर नेटो के जनरल ओपिनियन के खिलाफ क्यों रहता है? कि हंगरी का जो सवाल है वो बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं जा पाता है। हंगरी जनरली वाज मोर ओपन टू चाइनीज इन्फ्लुएंस। चाइना जैसे अभी भी यूरोप में जो एक आध जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स बचे हैं वो उसमें से हंगरी है। लेकिन इन सारी हंगरी का एक स्टैंड रहा है रशिया को लेकर, विच इज रिलेटिवली प्रो रशिया। यूक्रेन वॉर के होने के बाद से ये जो फॉल्ट लाइंस हैं कहीं ना कहीं ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, क्योंकि इधर कोविड जो फंड्स हैं वो तो विदहेल्ड है ही हंगरी के, यानी कि वो जो है वो तो अभी तक हंगरी को नहीं मिले। और हंगरी के जो गुस्से की मेन वजह है ब्रसल्स के प्रति वो ये है। दूसरा, आपको ये भी मालूम है कि अभी हाल में जब शी जिनपिंग 4 साल में पहली बार यूरोप दोबारा गए थे तो वो केवल 3 देशों में गए थे। एक फ्रांस में गए थे, एक सर्बिया में गए थे और एक हंगरी में गए थे। हंगरी में जाके उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत सारे मेजर ट्रीटीज वहां पे एग्रीमेंट साइन किए और उन्होंने कहा कि अब एक गोल्डन वॉयज का टाइम आएगा। तो जैसे रशिया के साथ एक नो लिमिट्स फ्रेंडशिप की एक संज्ञा या एक तरह से एक उसका नाम दिया गया रशिया चाइना की बॉन्डहुमी को, वैसे ही चाइना और हंगरी की बॉन्डहुमी को एक गोल्डन वॉयज, स्टार्ट ऑफ द गोल्डन वॉयज ऐसे प्रेजेंट किया गया। अब ऐसे में जबकि चाइना से इतने फायदे मिल रहे हैं कहीं ना कहीं हंगरी को, रशिया जो है उसका सपोर्ट है हंगरी को, क्योंकि वो भी लाजमी है, क्योंकि हंगरी इज सीन एज अ मेजर फॉल्ट लाइन इन यूरोपियन सॉलिडारिटी। तो इसके वजह से आपने देखा कि ये कॉन्टेक्स्ट आया कि मार्क रुटे का पहले तो विरोध कर रहा था हंगरी और बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन आप हमको प्रेशराइज नहीं करेंगे यूक्रेन को लेकर किसी मिलिट्री, यूक्रेन की सदस्यता को लेकर पर्टिकुलरली। जुलाई 2024 में नेटो के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 75 वर्षों में नेटो की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और आने वाले समय में नेटो की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? कम शब्दों में नेटो का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो डिनाई किया ही नहीं जा सकता, जो एच्ड इन स्टोन है, वो ये कि आज तक किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर कभी भी कोई आक्रमण नहीं किया गया है। और यही नेटो का की सबसे बड़ी विजय है। नेटो के पहले जब भी नेटो एनलार्जमेंट होता रहा, नेटो एनलार्जमेंट अलग अलग वक्त पर हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 मेंबर से शुरू हुआ था नेटो और आज के डेट में 32 मेंबर्स हैं। और नेटो एनलार्जमेंट के दौर आए 1991 के बाद, नेटो का बहुत बड़ा एनलार्जमेंट हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि नेटो एनलार्जमेंट कब हुआ, उसके पीछे पॉलिटिकल कारण क्या थे। लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी अगर आप कहेंगे तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आज तक किसी भी नेटो मेंबर ने नेटो को छोड़ा नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आज के दौर में सीएसटीओ जो रशिया का बनाया हुआ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के मेंबर आर्मेनिया ने इस बात को साफ तौर पे फॉर्मली अब अनाउंस कर दिया है कि वो सीएसटीओ को छोड़ रहेंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उनको लगता है कि एज अ सिक्योरिटी गारंटर रशिया ने वो रोल नहीं प्ले किया आर्मेनिया और अजरबैजान के वॉर के बीच जो नागोर्नो काराबाख को लेकर हो रही थी। काफी हद तक सच भी है कि केवल 2 ही चीजें हैं जो किसी यूरोपियन देश को युद्ध से बचा सकती हैं। पहली चीज नेटो मेंबरशिप, दूसरी चीज न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि एक बैकग्राउंड है कि यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो रशिया को वापस कर दिए थे, इस कंडीशन पे कि रशिया यूक्रेन के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को 2024 के बाद नेटो कहाँ जाएगा। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि अमेरिका का कंट्रीब्यूशन नेटो के कितना रहता है या फिर यूरोप कितना राइज अप टू द ओकेजन कर पाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी नॉर्थ कोरिया से है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरा शुरू हो गया है। 18 जून की रात उनका राजकीय विमान प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर उतरा। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने खुद उनकी अगवानी की। वीडियो देखिए।
पुतिन 24 बरस बाद नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए हैं। पिछली बार सन 2000 में गए थे। तब किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे। उस वक्त पुतिन को सत्ता संभाले कुछ ही हफ्ते हुए थे। पुतिन का अभी वाला दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ है। वो पश्चिमी देशों के कठोर प्रतिबंधों से जूझ रहा है। हमने पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरे का पूरा तिया पांचा 18 जून के दुनियादारी में विस्तार से बताया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप जानना चाहते हैं। 19 जून को अब क्या क्या हुआ ये जान लेते हैं। रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डील की। इसके तहत भारी हमले की स्थिति में वो एक दूसरे की मदद करेंगे। पुतिन को सुनते हैं। Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. अभी इस संधि की शर्तों का आकलन किया जा रहा है, उसके बाद ही जिम्मेदारी से कुछ कहा जा सकता है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर यूक्रेन की जंग पर पड़ने वाला है। अभी तक नॉर्थ कोरिया पर रूस को हथियार सप्लाई करने के आरोप लगते थे तो वो नकार देता था, पर अब वो खुलेआम कबूल पाएगा। डील के अलावा और क्या क्या हुआ? पुतिन ने किम जोंग उन को एक लग्जरी कार, एक चाकू और टी सेट तोहफे में दिया। पुतिन के लिए नॉर्थ कोरिया में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जहां कहीं से उनका काफिला गुजरा, उनके स्वागत में लोग खड़े थे। अब दूसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये दलाई लामा से जुड़ी है। 18 जून को 7 अमेरिकी सांसदों की एक टीम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची। वहां तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से उन्होंने मुलाकात की। इस टीम में अमेरिकी सांसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी हैं। स्पीकर के पद पर रहते हुए पेलोसी ने अगस्त 2022 में ताइवान का दौरा किया था। इससे चीन नाराज हो गया था। तब उसने ताइवान को घेर कर कई दिनों तक मिलिट्री डील की थी। अमेरिकी सांसदों के धर्मशाला दौरे पर भी चीन ने आपत्ति जताई है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा, दलाई लामा कोई धार्मिक शख्सियत नहीं है, बल्कि वो धर्म का नकाब ओढ़कर चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त निर्वासित राजनेता है। हमारी अपील है कि अमेरिका ने शिजांग के मुद्दे पर चीन से जो वादे किए थे उसका सम्मान करे और दुनिया को गलत सिग्नल भेजना बंद करे। 242 शिजांग तिब्बत का आधिकारिक नाम है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने यह भी लिखा कि शिजांग चीन का घरेलू मसला है, उसमें बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका को शिजांग की आज़ादी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा। प्रवक्ता ने एक्स पर नैन्सी पेलोसी को भी टैग किया और ये सब ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिकी सांसद रिजॉल्व तिब्बत बिल को मंजूरी दे चुके हैं। बिल राष्ट्रपति जो बाइडेन की टेबल पर रखा है और चीन बिल पर साइन नहीं करने की अपील कर रहा है। रिजॉल्व तिब्बत बिल क्या है? इसका आधिकारिक नाम है प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट। 1949 में चीन में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हुई। माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उससे पहले तिब्बत आज़ाद देश हुआ करता था। दलाई लामा तिब्बत के राजनीतिक और धार्मिक मुखिया होते थे। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, बल्कि ये एक पदवी है। इसका अर्थ होता है ज्ञान का समंदर। चीन के हमले के समय 14वें दलाई लामा तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। चीन ने उनको रास्ते से हटाने की साजिश रची। 1959 में दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा। उनके साथ हजारों तिब्बतवासी भी आए। उनको भारत में शरण मिली। उन्होंने धर्मशाला को निर्वासन वाली राजधानी बनाया। वहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलने लगी। दलाई लामा के निकलने के बाद चीन को मौका मिल गया। वो तिब्बत की स्थानीय भाषा और संस्कृति को दबाने लगा। कई बरसों तक तिब्बत का मुद्दा चर्चा से बाहर रहा। फिर सितंबर 1988 में दलाई लामा को अमेरिकी संसद को संबोधित करने का मौका मिला। वहां उन्होंने तिब्बत में शांति के 5 सूत्रीय मांगे रखी थी। नंबर 1, पूरे तिब्बत को पीस जोन बनाया जाए। नंबर 2, चीन पॉपुलेशन ट्रांसफर पॉलिसी को खत्म किया जाए। इससे तिब्बती लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है। नंबर 3, तिब्बत के लोगों के बुनियादी मानवाधिकार और लोकतांत्रिक आज़ादी का सम्मान किया जाए। नंबर 4, तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए। तिब्बत में परमाणु हथियार का प्रोडक्शन बंद हो और न्यूक्लियर वेस्ट को डंप ना किया जाए। नंबर 5, तिब्बत के भविष्य और तिब्बत और चीन के लोगों के बीच का रिश्ता तय करने के लिए बातचीत का प्रोसेस शुरू हो। चीन ने प्लान को खारिज कर दिया, कहा कि दलाई लामा के भविष्य के अलावा किसी और विषय पर बात नहीं होगी। फिर आया 1995 का साल। मई महीने में चीन ने 11वें पंचेन लामा को किडनैप कर लिया।
पंचेन लामा ही अगले दलाई लामा चुनते हैं। किडनैपिंग के बाद चीन ने अपना अलग पंचेन लामा घोषित किया। तिब्बत की निर्वासित सरकार ने इसको नकार दिया। इसके बावजूद 2002 में चीन और दलाई लामा के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दूसरा चरण शुरू हुआ। पहला चरण 1979 से 1994 तक चला था। 15 राउंड की मीटिंग के बाद कोई ठोस फैसला नहीं निकला था। दूसरा चरण 2010 यानी 2010 तक चला। इस बीच 8 दौरे की बातचीत हुई। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान तिब्बत में चीन सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह भी हुआ। चीन ने इसको आसानी से दबा लिया। हालांकि दलाई लामा के साथ संबंध बिगड़ गए। 2010 में उसने बातचीत का प्रोसेस रोक दिया। उसके बाद से दोनों पक्ष आमने सामने नहीं बैठे हैं। 14वें दलाई लामा ने 2011 में राजनीति से संन्यास ले लिया और सारी राजनीतिक शक्तियां चुनी हुई सरकार को सौंप दी। अब वे सिर्फ आध्यात्मिक सीख देते हैं। हालांकि वो अभी भी तिब्बत की पहचान का हिस्सा बने हुए हैं। अभी आपने चीन तिब्बत विवाद समझा। अब रिजॉल्व तिब्बत बिल पर वापस लौटते हैं। चीन का दावा है कि तिब्बत हमेशा से उसका हिस्सा रहा। वहां की भाषा, संस्कृति और धार्मिक मान्यता चीन से ही जुड़ी है। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट लागू होने के बाद होगा क्या? तिब्बत से जुड़े चीन के भ्रामक दावों का खंडन करने के लिए अमेरिका फंड देगा। चीन पर दलाई लामा से बातचीत के साथ बातचीत कर दबाव बनाया जाएगा। अमेरिका अपनी नीति को स्पष्ट करेगा कि तिब्बत की कानूनी स्थिति तय नहीं है और तिब्बत के भविष्य पर फैसला इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होगा। इस बिल को रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइकल मैकॉन ने स्पॉन्सर किया। वो अमेरिका के निचले सदन के फॉरेन अफेयर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और वो भी पेलोसी के साथ धर्मशाला पहुंचे हैं। 19 जून को अमेरिकी सांसदों ने बिल की एक कॉपी दलाई लामा को भी सौंपी। और कितना अहम है ये बिल, आइए ये भी समझते हैं। जानकारों का कहना है कि इस बिल में कुछ भी ठोस नहीं है। अमेरिका चीनी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने और बातचीत करने के लिए दबाव बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे क्या होगा? राष्ट्रपति जो बाइडेन के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। चीन ने बिल का विरोध किया है, कहा है कि बाइडेन को इस बिल पर साइन नहीं करना चाहिए। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन वही करेंगे जो अमेरिका के लोगों के हित में होगा। देखना दिलचस्प होगा कि बाइडेन के दस्तखत के बाद चीन कैसे रिएक्ट करता है। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना, आपके पसंदीदा शो गेस्ट इन द न्यूज रूम का 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है। 22 जून 2024 को दोपहर 12 बजे ललन टॉप की ऐप पर आप ये एपिसोड देख सकते हैं। इसमें हमारे गेस्ट थे मशहूर एक्टर नाना पाटेकर, तो देखना मत भूलिएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।